नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष एक मुलाकात। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में हम आपका किसी विशिष्ट व्यक्ति से परिचय कराते हैं। हम समझना चाहते हैं कि वो क्या करना चाहते थे, क्या कर पाए, क्या करना चाहते हैं। ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल होते हैं और जाहिर है हम जिससे आपका परिचय कराते हैं वो विशिष्ट है। समाज ने उसमें एक विशेष स्थान बनाया। तो आज हमारे साथ भगवान दास सबनानी जी हैं, जो महामंत्री हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही चूंकि वो भोपाल के हैं, कार्यकर्ताओं के बीच बहुत रहते हैं, तो एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष की तरह वो लगातार संपर्क में रहते हैं। कार्यालय में अगर भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यालय पहुंचते हैं मध्य प्रदेश के, तो आपको अक्सर या ये कहें कि हर बार मिल जाते हैं। तो भगवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। महामंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता और संगठन का समन्वय है, और बहुत दिनों बाद ये नया विस्तार हुआ, नए लोग, और जो प्रथम सूची है उसमें आप रहे। तो जाहिर है कि बहुत दिनों बाद ये मौके मिले, आपको भी मिला और बहुत लोगों को ये उम्मीदें भी होंगी। तो अब आप लोगों के बीच में किस तरह से पाते हैं इसको, क्या प्रतिक्रिया है, और जब आप बने तो आपने क्या सोचा? 2002 से 2005 तक मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा। इसके बाद प्रदेश कार्य समिति में रहा। बीच का कालखंड गुजरा, कुछ उतार चढ़ाव से भरा हुआ, और 2013 में फिर से कार्यकारिणी में मुझे स्थान मिला, कार्यकारिणी सदस्य के नाते। इसके बाद लगातार जो नेतृत्व का आदेश था उस काम को करना, बिना पूछे करना, बिना चूके करना, जो काम दिया उसको पूरा करना, उसके लिए 100% परिश्रम, मतलब उसमें कहीं कोई कोताही नहीं। भोपाल से बाहर जाना है तो भी काम करना, भोपाल में रह करके काम करना। जो संगठन ने कहा कि आपको ये काम दिया जाता है, तो दूरस्थ रायशुमारी के लिए आपको श्योपुर जिला जाना है, तो लगभग वो राजस्थान की बॉर्डर पर जाकर के वहाँ रायशुमारी के लिए जाना। बड़वानी का जब मुझे जिला निर्वाचन अधिकारी बना करके संगठन के चुनाव के लिए भेजा गया, तो वो भी वहां से महाराष्ट्र लगती है बॉर्डर, धुलिया के पास हो जाता। कुल मिलाकर के दूर तक भी जाने में कोई संकोच नहीं। तो काम करते करते एक लंबा चूंकि अनुभव हो गया था, पार्टी ने मुझे महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्व को सौंप करके मुझे एक बार फिर अपने आप को सिद्ध करने का अवसर दिया है। और जब से ये जिम्मेदारी मिली है, 4 माह हो गए हैं, तो उस समय कोरोना का संक्रमण का काल था। फिर चुनाव भी साथ साथ चल ही रहे थे। चुनाव हुए, फिर आगे के संगठन के कार्यक्रम आए, लगातार कार्यक्रम आ रहे हैं, आते ही चले जा रहे हैं। फिर प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं का आना, मध्य प्रदेश अध्यक्ष जी का भोपाल में होकर के मिलना, इसके बाद कुछ जिम्मेदारियां उन्होंने कि इस तरीके से आप भी थोड़ा सा काम में हाथ बटाएं। तो भोपाल के बाहर हो या भोपाल में रहकर हो, पार्टी के काम को करना, तो जो दायित्व संगठन ने दिया है उसको मैं पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ पूरा कर सकूं, ये मेरा प्रथम दायित्व है भी। और चूंकि प्रथम 5 में चूंकि 5 लोगों की पहले नियुक्ति हुई महामंत्री के नाते, उस नाते से मैं हूं, तो मैं मानता हूं और ये मैं समझता भी हूं कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री का महत्व कितना महत्वपूर्ण है। चूंकि जिम्मेदारी बड़ी होती है, दायित्व है, तो उस दायित्व को हम और गंभीरता के साथ दिए हुए काम को पूरा करते चले। तो अभी आगे के बारे में तो क्या कहना, काम कर रहे हैं, जो पार्टी तय करेगी, पार्टी के ऊपर छोड़ा है। तो पार्टी ने, मैंने मांगा भी नहीं, मुझे ये तो था कि कहीं मुझे कोई काम मिलेगा, लेकिन काम मिलेगा महामंत्री बनकर के काम करूंगा ऐसा तो नहीं था, मेरे विचार में नहीं था। जो पार्टी ने उचित समझा, बेहतर समझा, तो फिर मैं उस पर खरा उतरूं। इसके लिए दिन रात मेरे ध्यान में यह रहता है कि पार्टी का काम, पार्टी की सेवा कितनी बेहतर कर सकता हूं। प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं का आना होता है, भोपाल से ही कहा आपने, प्रदेश कार्यालय में बैठता हूं तो वहां उनके साथ मिलना, उनकी छोटी मोटी तकलीफें होती हैं, कुछ उनकी कठिनाइयां होती हैं, उनका समाधान करने का प्रयास करना। तो जहां संभव होता है बात करके उसका समाधान करने की कोशिश करता हूं। सत्ताधारी दल है, पीछे विपक्ष में भी रहना पड़ा, लेकिन जब आपको दायित्व मिला तो
उस दौर में सरकार बन चुकी थी, एक संक्रमण काल था जैसा कि आप उल्लेख कर ही रहे हैं। इन सबके बीच कार्यकर्ताओं की अपेक्षा बहुत है, लंबे समय तक सरकार रही है, फिर बीच में सरकार नहीं रही, फिर चुनाव लड़ना था, चुनौतियां बहुत थीं। उसके साथ साथ क्षेत्र मंत्रिमंडल अगर विस्तार की बात करें या मंत्रिमंडल के गठन की बात करें तो क्षेत्रीय असंतुलन है, ऐसी बहुत ढेर सारी चुनौतियां होंगी। तो इन सब चीज़ों से कैसे निपटेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित संगठन है और कार्यकर्ताओं की शक्ति पर खड़ा संगठन है। इसमें कोई ऊपर से नहीं आता, नीचे से ही ऊपर की तरफ जाता है। तो अब सरकार में अपेक्षाएं होती हैं, कार्यकर्ता की अपेक्षा होती है कि उसको सम्मान मिले। स्वाभाविक है, राजनीतिक क्षेत्र में सेवा करता है तो उसको लगता है कि कोई उसका रिकॉग्नाइजेशन हो और बेहतर तरीके से वो काम कर सके, इसके लिए प्रयत्न करता है। तो इसमें अब एक स्थान को प्राप्त करने के लिए बहुत योग्य कार्यकर्ता होते हैं, मिलता किसी एक को अवसर है लेकिन बाकी को भी काम करना है। लेकिन ये पार्टी की विशेषता है, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि यहाँ कार्यकर्ता जिम्मेदारी मिलने तक तो प्रयत्न करता है, फिर जिसको दायित्व मिल गया, जिम्मेदारी मिल गई, पद मिल गया, कोई कहीं किसी निगम मंडल में हो गया तो बाकी सब कार्यकर्ता फिर उसको सहयोग करते हैं। ये विशेषता पार्टी में, क्योंकि विचार से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, उसको लगता है ठीक है मेरे से कोई बेहतर होगा, इसलिए उसको अवसर मिला है, वो काम कर रहा है। अभी जो परिस्थितियां हैं, क्षेत्रीय असंतुलन की बात नहीं कहेंगे कि इस बार की जो सरकार है वो विशेष परिस्थिति में बनी हुई सरकार है। 2018 में हम वोट प्रतिशत हमारे पक्ष में था, ज्यादा होने के बाद भी कुछ सीटों के कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में असफल रही, हम सरकार नहीं बना सके, ऐसी परिस्थितियां थी। लेकिन अभी जो बीच की परिस्थितियां ऐसी बनी, विशेष परिस्थिति में कहूंगा कि मध्य प्रदेश में ये पहला ऐसा अवसर आया, पर सरकार बनी है तो फिर हमको बाकी सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस कारण से और जिन परिस्थितियों में ये सरकार बनी है तो उसमें बहुत सारी चीजों का हमको एक तालमेल बिठा करके काम करना ये है। लेकिन नेतृत्व का ध्यान हर एक क्षेत्र पर है, शरीर का कोई भी हिस्सा कमजोर रहे ये नेतृत्व कभी नहीं चाहेगा, हर हिस्सा बलशाली हो। तो इसके लिए प्रयत्न है संगठन की दृष्टि से भी और सरकार में भी। बहुत अनुभवी है हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनका चिंतन भी सरकार की दृष्टि से बहुत पैना और नीचे तक का है कि उनके ध्यान में पूरे मध्य प्रदेश का नक्शा उनके ध्यान में रहता है, मस्तिष्क में रहता है। कुछ हम बताने की आवश्यकता नहीं कि किस विधानसभा क्षेत्र में क्या मांग है, उनकी जानकारी में है। वैसे ही हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, वो भी इतने ऊर्जावान है और विद्यार्थी परिषद के समय से काम करते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, और तो उनका भी एक तजुर्बा है, तो युवा जोश भी है। तो कुल मिलाकर के सत्ता और संगठन आपस में तालमेल के साथ आगे चल रहा है। कार्यकर्ता को ये उम्मीद है, लेकिन कार्यकर्ता ये समझ भी रहा है कि एब्सोल्यूट हमारी स्थिति तो वहां वैसी नहीं थी, आज के समय को हमको स्वीकार करना होगा और इसके लिए चलना है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे सब कार्यकर्ता उस रूप में ढल गए और चल रहे हैं। सिंबल एक है, पार्टी एक है जी, लेकिन अंदर खाने में चर्चा ये रहती है कि एक तरह का ये गठबंधन की सरकार है घोषित रूप से, तो उसके कारण बहुत ढेर सारे क्षेत्र जो हैं वो अछूते रह गए। आप जैसा कह रहे हैं मुख्यमंत्री बहुत अनुभवी हैं, सभी जगह का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सभी जगह उनकी मौस अपील भी है। लेकिन जाहिर है आपको आने वाले वक्त में स्थानीय निकाय के चुनाव में जाना होगा, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव में भी जाना होगा, तो ऐसे समय में ये बड़ी चुनौती होगी। कार्यकर्ता काम कर रहा है और लगातार पूरे देश में मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता की बड़ी चर्चा होती है कि अगर संगठन की दृष्टि से काम करने वाला कार्यकर्ता किसी प्रदेश में मिलेगा तो मध्य प्रदेश में मिलेगा। कुशाभाऊ ठाकरे जी की तपस्या है, वो राज्य है, तो इसलिए ये कार्यकर्ता उस रूप में काम करता है। अब सामने नगरीय निकाय के चुनाव है, स्थानीय निकाय के चुनाव है, इसके बाद पंचायत के चुनाव होंगे। तो मध्य प्रदेश में पिछला जो रिकॉर्ड था वो 16 में से 16 था। 16 नगर निगम थी, चूंकि बड़ा सेंटर नगर निगम, फिर नगर पालिका, फिर नगर परिषद है। तो नगर निगम, नगर पालिका सारे स्थानीय निकाय के चुनाव जीते और वास्तव में ये चुनाव कार्यकर्ता का होता है। लोकसभा और विधानसभा तो चूंकि इतने बड़े क्षेत्र होते हैं उसमें किसी एक का चयन होता है, लेकिन जितना नीचे जाएंगे उतना चुनाव महत्वपूर्ण भी होता है और उसके लिए कार्यकर्ता लगता भी है। और ये
नगरीय निकाय के चुनाव, इसके बाद 23 का विधानसभा चुनाव, 24 का लोकसभा चुनाव हमारे सामने है। तो इस राजनीतिक पार्टी के नाते सजगता के साथ हर आने वाली परिस्थितियों को जानते हुए, विषय को समझते हुए हम कैसे आगे बढ़े, कार्यकर्ता कैसे काम में लग करके जनता की सेवा करते हुए कैसे पार्टी को आगे ले जा सकता है, ये निरंतर सोच में रहता है। अभी हमारे प्रशिक्षण वर्ग चल रहे थे, अभी लगातार मतलब अब लगभग समापन पे। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा विशेष दल है जो सरकार में, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, बावजूद इसके कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया जाता रहता है ताकि वो अपने वैचारिक अधिष्ठान से जुड़ा रहे। साथ ही वो क्यों राजनीतिक दल में आया है ये भी उसकी जानकारी हो, फिर अपने महापुरुषों के उस तपस्या को जान सके, महापुरुषों के काम को जान सके, विचारधारा को जान सके। इस नाते से लगातार प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। तो इससे भी बहुत सारे कार्यकर्ता को स्पष्ट होता है, नया कार्यकर्ता भी रोज उसमें सुनता है, उसको अनुसरण करता है तो आगे बढ़ता है। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ी समस्या कभी भी आपको लगेगा कि ऐसा देखने में नहीं आती, ये बाकी दलों की समस्या हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में कैसे बेहतर करूं। अभी कोरोना के काल में भी जब संक्रमण का भारी दौर था, लोग घरों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे, लॉकडाउन था, बावजूद इसके कुछ राजनीतिक दल के कार्यकर्ता निकले, ये भी सोच किसी को नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो पार्टी का कार्यकर्ता होकर भी उसको लगता है कि मेरा पहला काम जनता की सेवा करना है, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के भी जो उसको संस्कार मिले हैं इस पार्टी में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उसने काम किया। और पूरे मध्य प्रदेश में मतलब मजदूर वहां से निकल रहे हैं तो उनको जूते चप्पल पहनाना, भोजन की व्यवस्था करना, अन्न की व्यवस्था करना, खाद्यान्न की व्यवस्था करना, ऐसे अनेक काम किए केवल एक ही पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। उसको मालूम है पार्टी का कार्यकर्ता हूं लेकिन मेरी सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं, तो उसको निभाने का काम भी किया। तो ये संस्कार लगातार कार्यकर्ता को मिलता है, जिसके कारण वो दल के साथ जुड़ा रहता है और दल के अनुशासन को स्वीकारता है। भगवान दास जी, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कोरोना काल, बहुत पैमाने पर मजदूर, बड़े पैमाने पर जैसा आपने कहा, उन्हें आपने भोजन की व्यवस्था की, चप्पल दिलाई, वो बहुत तरह स्लीपर दी और बहुत तरह की चीजें की। लेकिन ये अचानक लिया गया निर्णय, लंबे समय से इसको लेकर बहुत तरह की चर्चाएं थी, लेकिन अचानक लिया गया निर्णय और फिर मजदूर जो है वो अचानक घबरा गया। उसको लगा पता नहीं यहाँ क्या होने वाला है, खाना भी नहीं मिल रहा, बहुत तरह की चीजें हैं, क्या करेगा, कैसे करेगा, और फिर आखिर वो सड़कों पर उतर आए। वो दौर ऐसा था कि जब पूरी दुनिया में, चाइना से शुरू हुआ और दुनिया में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा था, तो एक दूरदृष्टि रखते हुए, एक दूरगामी सोच रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की। कितने दिन चलेगा, पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, क्योंकि इस समय मानव को बचाना बड़ी चीज थी, बड़ी जरूरत थी। इसलिए लॉकडाउन तो ये हुआ कि ठीक है, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगी, लेकिन आज अगर मनुष्य बचा होगा तब जो भी कुछ हुआ, धीरे धीरे पूरी दुनिया ने सराहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक कदम सराहनीय था, जिसके कारण भारत जैसे देश में, जहां स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हम बहुत पीछे हैं, बहुत बेहतर स्थिति नहीं है, अब धीरे धीरे शुरू, हम वेंटिलेटर नहीं है, इवन मास्क जो चाहिए थे, N95 जैसी स्थिति नहीं थी। ऐसे देश में सिवाय रोकथाम के और कोई रास्ता नहीं हो सकता था। लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन को भी धीरे धीरे लोगों ने स्वीकार किया। बाद में तो जब फिर से ऐसा लगता था कि संक्रमण बढ़ रहा है, तो लोगों को फिर लगने लगा कि लॉकडाउन लगना चाहिए, फिर लोगों की, जनता की मांग खुद आने लगी। मजदूर ऐसे में उनको लगता था कि वहां क्योंकि सब कारोबार बंद हो गए, तो बहुत हद तक महाराष्ट्र से, गुजरात से बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से जब निकले, तो हमको लगा कि उनको लगता था पहले जान की रक्षा कर रहे हैं, गाँव की रूखी सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन वहां से निकल करके वहां कितना आपकी स्वास्थ्य सेवाएं हो पाती होंगी। कम्युनिकेशन ऐसा था कि लोगों को एक दूसरे की चिंता थी। ऐसे में लोगों को वहां कोई मजदूरों को उस रूप से रोक भी नहीं पाया कि नहीं थोड़े दिन में समाप्त होगा। अब किसी को नहीं मालूम कि कितने दिन और कितने महीने चलने वाले ये व्यवस्था है, हम इस संक्रमण से कब पार पा पाएंगे, कब निकलेंगे, क्योंकि दवाई तो कोई है नहीं, वैक्सीन तैयार नहीं। अब ये समय हुआ, लेकिन लोग आज भी सराहना होती है कि भारत ने जिस दृढ़ता के साथ इस काल को भी निकाल लिया। आज हम बड़े बड़े देश हैं, लेकिन आबादी हमारे यहाँ बड़ी है, लेकिन हमने इसके बाद भी नियंत्रण हुआ है, तो उसके कारण ये कहें कि कुछ पीछे ले चलता हूं आपको। आप
ने क्या सोचा था जब छात्र जीवन था, क्या राजनीति करेंगे, कैसे राजनीति में आए और फिर क्या पाया, क्या खोया? मैं भोपाल के बरखड़ी क्षेत्र में रहता था। वहाँ हमारे पिताजी, बड़े भाई साहब, एक भोजनालय होटल चलती थी, तो वहाँ जो माहौल था वो बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन मैं देखता था कि वो अपना कारोबार कर रहे हैं। बाद इसके वहाँ की जो एटमॉस्फेयर था वो कहीं ना कहीं ऐसा हर्ट करने वाला रहता था। एक बार मैं न्यू मार्केट में मैंने एमएससीटी कॉलेज के छात्रों का समूह देखा, लाल ब्लेजर पहने हुए, तो उनकी शक्ति देखी, मुझे लगा कि मुझे भी लाल ब्लेजर पहनना है। तो बहुत घर में कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग थे नहीं, सब बहुत मतलब कहीं संघर्ष का मामला, संघर्ष का दौर था। फिर मैं कॉलेज में गया भी, पिताजी से कहा मैं कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, फिर पढ़ने का उद्देश्य बस ये था कि मैं कैसे भी मुझे वो लाल ब्लेजर पहनना है, एक सम्मान हासिल करना है। और मैं जब पहला कॉलेज का चुनाव लड़ा, बीएचएल का टाउनशिप एरिया में बाहर का व्यक्ति अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, वो 86 में मैं लड़ा था। विद्यार्थी परिषद में काम करते करते अध्यक्ष का चुनाव, परिस्थिति ऐसी बनी तो टाउनशिप के बाहर का स्टूडेंट कोई प्रेसिडेंट बन जाएगा, ये भी एक अपवाद था वहां। लेकिन सब लोगों का सहयोग हुआ, संगठन ने लग करके मेहनत की। फिर तब से लेकर के फिर उस समय माननीय शिवराज जी हमारे विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवारों को लड़ाने का काम करते थे। फिर उनके साथ सीधा जनता विद्यार्थी मोर्चा, फिर युवा मोर्चा में काम करते करते फिर धीरे धीरे इस लाइन पर वो कठिन दौर था कि जब लोकसभा में केवल 2 सीटें बची थी भारतीय जनता पार्टी की 84 के बाद, तो ये 86-87 ऐसा लगता था कि बहुत ही कठिन दौर है, कब सरकार बनेगी और कब हम लोग ऐसे किसी दायित्वों पर आएंगे, या हम जिनके साथ काम कर रहे हैं वो कभी मध्य प्रदेश के मुखिया भी होंगे, ऐसा लगता नहीं था। संघर्ष का एक लंबा दौर चला, लेकिन सब धीरे धीरे रास्ता बनाया, काम कर रहे हैं। उमा जी के बहुत निकट रहे हैं आप, और फिर अचानक बहुत तरह की परिस्थितियां बनी। वो क्या परिस्थितियां थी? वो घटना 2006-2005 की, तो वो जब मुख्यमंत्री का वो मामला चल रहा था, इसके बाद उमा जी का बाहर होना हुआ। हमको लगा कि हम साथ में जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि वापस लौटना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसमें हम साथ में थे। अब वो एक ऐसा है कि उसको भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि वो अच्छा तो नहीं हुआ था, लेकिन आखिरकार सब चीजें धीरे धीरे करके उमा जी की भी वापसी हुई, हम लोग भी वापस हुए और काम में लगे। आज सब लोग एक उद्देश्य के लिए क्या लगता है अगर वो निर्णय नहीं लेते तो और कुछ होता, क्या होता, कैसा होता, कभी सोचा है इसको? मुझे लगता है प्रारब्ध कई बार ऐसी चीजें करवा देता है जो आदमी सोचता भी नहीं है और हो जाता है। हो कैसे गया कैसे, ये इसको इस रूप में भी लेना चाहिए कि आदमी की, मनुष्य की खुद की योजना नहीं होती, लेकिन किसी की योजना से काम हो जाता है, वो तो फिर उसको भुगतना पड़ता है। ये बात सही है। जब भी लोग विधानसभा के चुनाव आते हैं, कई बार तो लोकसभा का चुनाव भी आता है, आपका नाम चर्चा में रहता है हमेशा, लेकिन फिर आखिर क्या ऐसा क्या होता है, कहाँ क्या होता है कि भगवान दास जी फिर किसी और को जिताने निकल पड़ते हैं? मैं कहता हूं ना, एक स्थान के लिए बहुत सारे योग्य कार्यकर्ता होते हैं, तो जब भी चयन होता है तो बेहतर से और बेहतर, श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ का होता है। तो कई बार हम प्रयत्न करें न करें, नाम चले न चले, लेकिन पार्टी के ध्यान में ये रहता है कि ये सर्वश्रेष्ठ होगा, ये बेहतर होगा, और वो निर्णय होता है। और निर्णय हो जाता है तो फिर अनुशासित कार्यकर्ता के नाते से आप लगिए, काम कीजिए। आपका भाग्य का कोई आदमी ले नहीं सकता, कर्म आप करते चलिए, कर्म में आपके कोई उसमें कोई इफर्ट नहीं होना चाहिए, तो रास्ता अपने आप बनता है। आपके प्रारब्ध में है, आपके भाग्य में है, तो चीजें होंगी। कर्म और भाग्य का तालमेल राजनीति में बहुत मायने रखता है। मन की बात का बड़ा दौर है, तो उमा जी से जब भेंट होती होगी, संवाद होता होगा, उस दौर में भी और अब भी, तो ऐसी क्या बातें होती हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं? अब क्या कहती है उमा जी? नहीं, दीदी तो अभी काम में लगी हैं। जो काम पार्टी ने उनको दिया, उस काम को अभी चुनाव के समय भी 28 विधानसभा के उपचुनाव के दौरान भी लगातार जहां उनकी मांग थी,
और वो जो समय उन्होंने दे रखा था कि इतना समय में दे पाऊंगी तो उतना होता है। बाकी तो अब वो जितना उनको राजनीतिक समय देने की रहता है कि मैं इतना समय दे सकती हूँ उतना देती है। मेरा भी ऐसे अब जब भेंट होती है तो आखिर बड़ी गहन मुलाकात हुई, क्या बात हुई, कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई बहुत राजनीतिक चर्चा उनसे होती नहीं। और कभी बहुत अब कुछ संबंध राजनीति से परे भी होते हैं सबकी, जरूरी नहीं है कि राजनीतिक चर्चा हो। घर परिवार की भी चिंता करनी है तो बड़ी बहन है हमारी। चलिए मत बताइए। एक सवाल तो सब मतलब बहुप्रतीक्षित है ये सवाल। जब आपसे बात करने की चर्चा हुई तो ये मैंने अपने साथियों से पूछा तो एक सवाल ये बार बार उठता है कि ये कार्यकारिणी कब आएगी? आपका प्रश्न एकदम सही है लेकिन व्यक्ति गलत है। क्योंकि ये जवाब तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी दे सकते हैं। कार्यकारिणी को लेकर के उनकी चिंता भी है। और जो भी अब कार्यकारिणी आ रही है, ये कार्यकारिणी 2023 के चुनाव के लिए दृष्टि से भी सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन भी होगा। तो इस नाते से और कमोबेश ऐसा लगता है कि नए चेहरे हैं। अभी 5 के 5 महामंत्री नए आए हैं तो नई टीम नई ऊर्जा के साथ आएगी। तो 2023 फतेह करना है, जीतना है। तो उस दृष्टि से मंथन जरूर देर तक हो रहा है लेकिन उसका परिणाम अमृत अच्छा ही आएगा जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को और उत्साहित करेगा, उसमें उमंग भरेगा। ये अमृत की बूंदें कब निकलने वाली है? कुछ समय सीमा तो होगी। माननीय अध्यक्ष जी जल्दी बताएंगे, जरूर बताएंगे। कल भी शायद आप लोगों की बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी। तो मुझे लगता है कि अब ज्यादा विलंब होगा नहीं, ज्यादा विलंब नहीं होगा, लेकिन इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। अभी आप एक आखिरी सवाल और पूछ लेता हूँ। अभी आप वीडी शर्मा जी के साथ काम कर रहे हैं तो अब मैं आपको ये वाले धर्म संकट में तो नहीं डालता कि ये अध्यक्ष और बाकी अध्यक्ष, लेकिन इसके अलावा भी आपने और बहुत ढेर सारे अध्यक्षों के साथ काम किया। तो उसमें अगर ये जिक्र हो कि भाई किसके साथ ज्यादा आनंद आया तो आप किसका नाम लेंगे? वीडी शर्मा जी को छोड़ दीजिए इसलिए कि अभी वर्तमान में आप उनके साथ काम कर रहे हैं। मैं युवा मोर्चा में काम किया तो शिवराज सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। फिर बाद में नरेंद्र सिंह जी तोमर हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। पार्टी में भी लगातार प्रदेश अध्यक्षों के रूप में चाहे माननीय लखीराम जी अग्रवाल रहे हों, चाहे बाद में सब हमारे सीनियर, सबके काम करने की अपनी शैली होती है और वो शैली ही उनकी विशिष्ट पहचान होती है। जैसे माननीय शिवराज जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो लगातार घूमना, और वो आज तक चलता है। और बाकी सब कार्यकर्ताओं हम वरिष्ठ हो गए, कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ हैं, आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, कल प्रदेश की अन्य जिम्मेदारी पे थे, आगे चल के और दूसरी जिम्मेदारियां होंगी। तो इस नाते से मैं मानता हूं कि सब में अपने काम करने की अलग शैली होती है। अभी वर्तमान में आदरणीय विष्णुदत्त जी के साथ उनका संपर्क भी बहुत गहरा है और उन काम करने की बहुत त्वरित काम करने की उनकी इच्छा शक्ति रहती है कि काम फटाफट होना चाहिए और मध्य प्रदेश अव्वल रहना चाहिए। जो माननीय ठाकरे जी का मध्य प्रदेश माना जाता है तो उसी गति से काम करना चाहिए। तो हम सब लोगों से वो कोई बात करने में कोई संकोच नहीं करते, फटाफट, और काम को बांटने में वो उतनी तत्परता रखते हैं कि ये काम कीजिए और उसके परिणाम आने चाहिए। क्योंकि काम समय पे बढ़ गया है तो उसके परिणाम भी आते हैं, जवाबदेही भी तय होती है। तो इस रूप में अभी काम करने का आनंद भी आता है। मैं कहता हूं सबके काम करने में कहीं ना कहीं थोड़ा अपना रहता है, काम करने की अपनी अपनी थोड़ी सी स्टाइल रहती है। हाँ, तो लेकिन उद्देश्य एक है और अच्छा करना सबका उद्देश्य रहता है। बिल्कुल। भगवान दास जी से मैंने जो पूछा सवाल तो उन्होंने वो जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन वीडी शर्मा जी की तारीफ उन्होंने जरूर की और कुशाभाऊ जी को भी याद किया। तो आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भगवान दास सबनानी, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, और एक ऐसी जिम्मेदारी है, घोषित रूप से ही सही, लेकिन उनके पास एक ऐसी जिम्मेदारी है कि पूरे प्रदेश भर से आए हुए कार्यकर्ताओं को महत्व मिलने के लिए वो सहज सुलभ है। उमा भारती के साथ जो समय उन्होंने बिताया वो भारतीय जनता पार्टी में रही हुई है, भारतीय जनता पार्टी के बाद उसे वो बहुत याद नहीं करना चाहते, लेकिन
उनसे वो जो उनके निजी रिश्ते हैं, वो बड़ी बहन है, परिवार की बातें होती हैं, इसका वो उल्लेख ज़रूर कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि आपने गलत व्यक्ति से सवाल पूछ लिया है। जाहिर है वो महामंत्री हैं तो वो गलत तो हो ही नहीं सकते। तो कार्यकारिणी जल्दी आएगी। वो जैसा कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष सब में काम बांटते हैं, तो अभी और कांधों की ज़रूरत है उन जिम्मेदारियों को और बेहतर ढंग से उठाने की। वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही वो सारे लोग होंगे जो 2023 तक संगठन को ले जाएंगे और सारे क्षेत्रीय संतुलन, सारे तरह के संतुलन बनाए जाएंगे। साथ ही वो बहुत युवा मोर्चा के दौर से काम करते रहे और उन्होंने जो चुनाव छात्र संघ का चुनाव जीता, और वो बहुत मासूमियत से एक बात वो जो जिक्र कर रहे थे कि वो लाल कोट, वो लाल ब्लेजर जो है वो जो पहनना चाहते थे। परिवार के लोगों का काम कुछ और था, वो काम ऐसा व्यवसाय करते थे जिसमें पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा करने का समय नहीं मिला, लेकिन वो पढ़ना चाहते थे। पिता ने सहयोग किया, पिता ने आशीर्वाद दिया और वो पढ़े और वो छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने। और उसी दौर से वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ काम करते रहे और आज वो इन सारी चीज़ों को ये मानते हैं कि पार्टी में कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए जो भी इसमें आता है रच बच जाता है और यहाँ कार्यकर्ताओं के हिसाब से काम होता है, तो किसी की आने जाने या किसी असंतुलन की वजह से कोई नुकसान नहीं होता और वो सारा कुछ अपनी गति से ही चलता रहता है। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।